अपने फ्रूट क्रॉप्स का डिस्कस कर रहे थे, फल वाली फसलों का। और फल वाली फसलों के अंदर हमें डिस्कस करना है सिट्रस, है ना, नींबू वर्गीय फल। सबसे पहले तो अपने बात करें, सिट्रस जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, सिट्रस शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। देखो भाई, जो सिट्रस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका मतलब होता है गोडली ट्री। गोडली ट्री का मतलब होता है भगवान का वृक्ष। क्या बोल देंगे अपने इसे? भगवान का वृक्ष बोल देते हैं, गोडली ट्री बोलते हैं। उसके अलावा अपने बात करें सिट्री कल्चर, सिट्री कल्चर। अब देखो, सिट्री कल्चर की अगर बात करें तो ये बना हुआ है सिट्री प्लस कल्चरा से। इससे बना हुआ है सिट्री प्लस कल्चरा से। सिट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है ना। इसका मतलब होता है वही भगवान का वृक्ष, भगवान का वृक्ष। और वहीं पे अपने कल्चरा की बात करें तो कल्चरा जो है वो लेटिन शब्द है। कल्चरा कैसा शब्द है? लेटिन, जिसका अर्थ होता है खेती करना। खेती करना, भगवान के पेड़ की खेती करना या भगवान के वृक्ष की खेती करना क्या कहलाता है? सिट्री कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो देखो, जिन शब्दों में कल्चर लगा होता है वो लेटिन शब्द है, लेकिन यहां ध्यान दें, जो सिट्री कल्चर है वो ग्रीक प्लस लेटिन शब्द है। पीछे मैंने आपको अपवाद भी बताया था, ग्रीक प्लस लेटिन शब्द है जो सिट्री कल्चर की अगर बात की जाए तो सिट्री शब्द, सिट्रस शब्द है वो ग्रीक शब्द है, और सिट्री कल्चर जो है वो ग्रीक प्लस लेटिन शब्द है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें, सिट्रस को और किन नामों से जानते हैं? नींबू वर्गीय फलों को अपने और किन नामों से जाना जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व चाहने वाला फल, है ना, माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने इसे? माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहने वाला। देखो, इसको जो जो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो होती है ना, कोई इलाज ही नहीं है। अगर उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो बहुत सारी कुरूपताएं हैं वो आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी असामान्य स्थिति है वो क्या है आपको देखने को मिलती है। इसलिए जनरली क्या है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लविंग प्लांट है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व है वो इसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। हम आगे देखेंगे, जिंक की कमी से भी समस्या होती है, मोलिब्डेनम की कमी से समस्या होती है, कॉपर की कमी से भी समस्या देखने को मिलती है। तो सिट्रस को सबसे ज्यादा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है वो प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लविंग प्लांट बोल दिया। इसके अलावा बुद्धास हैंड फ्रूट भी बोलते हैं, यानी भगवान बुद्ध के हाथ का फल भी बोलते हैं। बुद्धास हैंड फ्रूट यानी भगवान बुद्ध के हाथ का फल भी इसे कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अब देखो, नींबू वर्गीय फलों के उपयोग की बात की जाए तो नींबू वर्गीय फलों का जो उपयोग है वो अचार बनाने में किया जाता है, जैसे लाइम लेमन का अचार डलता है, ताजा खाने में काम में लेते हैं, बहुत तरह के बेवरेज बनते हैं, बहुत तरह के बेवरेज, जैसे जिसमें सबसे फेमस नींबू वर्गीय फलों का बेवरेज कौन सा है? कोर्डियल है। उसके अलावा जेली बनाने के लिए नींबू वर्गीय फल बहुत अच्छे होते हैं। मार्मलेट बहुत बढ़िया बनता है संतरे का। आपने सुना होगा, जेली जो है वो सबसे बढ़िया बनती है अमरूद की, और उसके बाद हम बात करें तो खट्टे सेब की, खट्टा जो सेब होता है। इसके बाद हम बात करें तो जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनकी जेली अच्छी बनती है। जो नींबू वर्गीय फल होते हैं इनकी जेली क्या है? बेहतरीन बनती है। अब देखो, एक बात पे गौर करें, एक होता है मार्मलेड, आगे जब हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जो जेली का ही एक प्रकार होता है। तो मार्मलेड बनाने के अंदर, मार्मलेड बनाने के लिए भी, मार्मलेड बनाने के लिए भी सबसे बढ़िया फल पूछ ले तो आप बोलोगे संतरा, यानी मैंड्रिन। तो जो सिट्रस है उनको अचार के रूप में काम में ले रहे हो, ताजा खाने के काम में ले रहे हो, बहुत सारे पेय पदार्थ बनाने में, जिनमें सबसे फेमस कौन सा है? कोर्डियल। कोर्डियल हमेशा नींबू वर्गीय फलों का ही बनता है।
कोर्डियल जो होगा वो हमेशा नींबू वर्गीय फलों से बनने वाला पेय पदार्थ है। इसके अलावा और बहुत सारे पेय पदार्थ बनते हैं, स्क्वेश बनता है, आरटीएस बनता है, नींबू पानी बनता है, बहुत कुछ बनता है, लेकिन ये सबसे फेमस बेवरेज है नींबू वर्गीय का। इसके अलावा हमने कहा जेली बनाने के काम आता है। सबसे बढ़िया मार्मलेड है वो हमेशा किसका बनता है? संतरे का बनता है, मैंड्रिन का बनता है। कहने का मतलब जो नींबू वर्गीय फल होते हैं वो कई उपयोगों के काम में लिए जाते हैं। अब हम बात करें अचार की, तो भारत का राष्ट्रीय अचार है वो लाइम के अचार को कहा जाता है, नींबू के अचार को कहा जाता है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा जो अचार का इस्तेमाल होता है वो आम के अचार का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो नेशनल पिकल बोल दिया जाएगा, राष्ट्रीय अचार बोल दिया जाएगा, वो किसे बोला जाएगा? वो नींबू के अचार को राष्ट्रीय अचार है वो बोल दिया जाता है। चलिए, आपको बताया था सिट्रस ग्रीक भाषा का शब्द है और सिट्रीकल्चर जो है वो ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखो, सर्वाधिक जो सिट्री कमल है ना वो खट्टे माल्टे में पाया जाता है। अब देखो, नींबू वर्गीय फलों में मुख्य रूप से सिट्री कमल ही होता है, नाम ही सिट्रस है। नींबू वर्गीय फलों में मेनली कौन सा अमल पाया जाता है? सिट्रिक अमल पाया जाता है, ठीक है, सभी नींबू वर्गीय फलों में। लेकिन ध्यान रहे, माल्टा के अंदर स्वीट ऑरेंज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हो आप? स्वीट ऑरेंज जिसको आप बोलते हो, माल्टा में सिट्रिक अमल प्लस मेलिक अमल दोनों ही पाए जाते हैं। सिट्रिक अमल प्लस मेलिक अमल दोनों ही पाए जाते हैं। एक तो बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा, जो स्वीट लाइम होता है, मीठा नींबू होता है, स्वीट लाइम जिसको आप क्या बोल देते हैं? मीठा नींबू बोल देते हैं। तो स्वीट लाइम या मीठा नींबू की बात करें तो इसमें मेलिक अमल पाया जाता है। कौन सा अमल पाया जाता है? मेलिक अमल पाया जाता है। बाकी सभी के अंदर आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। बाकी सभी में क्या देखने को मिलेगा? सिट्रिक एसिड है वो ही देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि सर्वाधिक जो सिट्रिक अमल है वो किसमें देखने को मिलता है? खट्टे माल्टे में, एसिड ऑरेंज में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? एसिड ऑरेंज, जिसको आप क्या बोल देते हैं? खट्टा माल्टा बोल देते हैं, ठीक है, खाने के काम में नहीं लेते हैं। और सर्वाधिक मेलिक अमल अभी मैंने बताया मीठे नींबू के अंदर पाया जाता है। अब देखो, जो नींबू वर्गीय फल है उनके बीज बहुभुरणीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुभुरणीय होते हैं। नींबू वर्गीय जो फल है इनके बीज कैसे होते हैं? बहुभुरणीय प्रकृति के होते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी नेचर। पॉली एम्ब्रियोनी नेचर का मतलब क्या होता है? एक बीज में कई सारे भ्रूण। ये एक भ्रूण था जो सामान्य प्रोसेस से बना, फिर इसमें समसूत्र विभाजन हो गया, कई भ्रूण बन गए। तो बहुभ्रूणता किसका प्रकार होती है? बहुभ्रूणता असंग जनन का प्रकार होती है। किसका प्रकार होती है भाई? असंग जनन का प्रकार होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एपोमिक्सिस का प्रकार होती है। अब आप सोचते होंगे असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या होता है? असंग जनन या एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। बीज का निर्माण, बीज बोले तो बीज का मुख्य भ्रूण, यानी बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण या बीज का निर्माण। जब भ्रूण हो गया तो जाहिर सी बात है बीज तो बन ही गया, क्योंकि बीज का मेन कंटेंट कौन सा है? भ्रूण होता है, ठीक है। तो बहुभ्रूणता देखने को मिलती है सभी सिट्रस में, सभी नींबू वर्गीय में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है, तीन को छोड़ के। अब तीन कौन से हैं भाई? एक तो है थाटी लाइम। कौन सा है? थाटी लाइम। दूसरा है आपका सिट्रॉन, है ना, और तीसरा जो है वो आपका कौन सा है? पूमिलो है। तीसरा है वो कौन सा है? पूमिलो है। ये तीन ऐसे सिट्रस है, तीन ऐसे नींबू वर्गीय फल है जिनके अंदर आपको मोनो एम्ब्रियोनी यानी एकल भ्रूणता देखने को मिलती है। मोनो एम्ब्रियोनी यानी एकल भ्रूणता देखने को मिलती है। अब आप ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर में बात करें यानी उद्यान विज्ञान में, तो बहुभ्रूणता के जो एग्जाम्पल है, बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल आम की दक्षिणी भारत की जातियां हैं। दक्षिणी भारत के भी पारंपरिक जो डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही है। जो पारंपरिक है सिर्फ वो ट्रेडिशनल, जैसे पीच, कुरकान, मुवंडन, नेकरी, ओलूर, है ना, बापाकाई, मायो पुलानी, ऐसे करके बहुत सारी वेराइटियां हैं।
जो नाम ही साउथ के से लगते हैं, दक्षिणी भारत के से लगते हैं, वो बहुवर्णीय किस्में होती है। उसके अलावा आप जामुन पढ़ते हैं, इसमें भी बहुवर्णता देखने को मिलती है। और एक अभी हम सिट्रस पढ़ ही रहे हैं, नींबू वर्गीय फल पढ़ ही रहे हैं, तो इनके अंदर आपको क्या है, बहुवर्णता है वो देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें आगे इस सामान्य परिचय के अंदर ही, नींबू वर्गीय फलों की जातियां लवणों के प्रति संवेदनशील होती है। यानी जो सेलाइन सोइल होती है, लवणीय मृदा होती है, वहां पे नींबू वर्गीय फल है वो परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, संवेदनशील है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, यानी सेलाइन सोइल के लिए सेंसिटिव होती है, ससेप्टेबल बोल सकते हैं। और लवणीय पानी है उसके लिए भी क्या होती है, संवेदनशील होती है। अगर हम बात करें नींबू वर्गीय फलों की, तो जिस पानी का सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो 10 से ऊपर होता है वो सिट्रस के ओरचार्ड में नहीं दिया जा सकता है। सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो 10 से ऊपर होता है वो सिट्रस के ओरचार्ड में नहीं दे सकते, इसलिए सिंचाई का जो पानी है उसका सबसे बढ़िया सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो कितना होता है, 4 से 6 होता है। कितना होता है, 4 से 6। लेकिन 10 से ऊपर का अगर सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो है, सोडियम अवशोषण अनुपात है, तो उसे नींबू वर्गीय बाग में नहीं दिया जा सकता है, वो नींबू वर्गीय बाग को प्रभावित कर देगा। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, नींबू वर्गीय फलों में एक जाति है जिसका नाम है हजारा। वैसे तो हजारा गेंदे को कहते हैं, किसको कहते हैं, गेंदे को, लेकिन यहाँ पे नींबू वर्गीय फलों की भी एक जाति है जिसका नाम है अजहारा, जिसको वैज्ञानिक रूप से आप सिट्रस माडुरेंसिस बोलते हैं, सिट्रस माडुरेंसिस। छोटा होता है, गमले में लगा सकते हैं, यानी ड्वार्फ स्वभाव का होता है, थोड़े स्वभाव का है, गमले में लगा सकते हैं और मतलब दिखने में सुंदर होता है, ठीक है, कैनोपी अच्छी बनती है, ऐसे गोल गोल और छोटे फल आते हैं जो दिखने में ऑर्नामेंटल लुक देते हैं, यानी सजावटी लुक देते हैं। ये ऑर्नामेंटल पर्पस से ही काम लिया जाता है, सजावट के उद्देश्य से ही काम लिया जाता है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है इसका उपयोग करने का, व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हम अलंकृत जाति के रूप में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जितने भी सिट्रस है उन सब सिट्रस का कुल कौन सा होता है, रूटेसी। अब सिट्रस जो है नींबू वर्गीय है, उनके अलावा आपको और कौन कौन सी फसलें पढ़नी है जो रूटेसी कुल में आती है। सिट्रस के अलावा, नींबू वर्गीय के अलावा और कौन कौन से फसलें हैं जो आपको रूटेसी में पढ़नी पड़ती है। देखो एक तो बील पत्तर होता है और वुड एप्पल होता है, ये दोनों भी रूटेसी के हैं, लेकिन इनको सिट्रस में नहीं रखोगे, नींबू वर्गीय फलों में नहीं रखेंगे। उसके अलावा जो करी पत्ता होता है ना, करी पत्ता, मुराया कोएंगी जिसको आप बोलते हैं, तो मुराया कोएंगी भी कौन से कुल का है, करी पत्ता भी कौन से कुल का होता है, रूटेसी। तो यहाँ पे ये 3 पौधे भी ध्यान रखना जो नींबू वर्गीय में नहीं आते हैं, सिट्रस में नहीं आते हैं, लेकिन कुल उनका कौन सा है, रूटेसी, बील पत्तर, वुड एप्पल और करी पत्ता, ये भी साथ साथ में अच्छे से याद रखना है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो सारे के सारे सिट्रस में गुणसूत्र संख्या 18 है। कुछ ऐसे भी है जो ट्रिप्लोइड है, एक आधा ऐसा भी है जो टेट्राप्लोइड है, वो लास्ट में अतिरिक्त बिंदुओं में बात करेंगे, क्योंकि सामान्य लेवल के जो प्रतिस्पर्धाओं के प्रश्न पत्र होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते हैं, यानी नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, वो डीप है। लेकिन अभी तो बस आप इतना ध्यान रखें कि जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 18 होती है। जो सिट्रस होते हैं उनमें गुणसूत्र संख्या 18, सभी में 18 है, अलग अलग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पौधरोपण दूरी की बात करें तो सभी सिट्रस में पौधरोपण दूरी रखते हैं 6 इंटू 6 मीटर। कितनी रखते हैं, 6 इंटू 6 मीटर रखते हैं। फीट में बात करें तो 18 से 20 इंटू 18 से 20 फीट रखते हैं। पीछे एक एग्जाम हुआ था जिसमें फिट में दूरी पूछ ली गई थी, तो फिट में दूरी पूछ ले तो 18 से 20 इंटू 18 से 20 फीट की दूरी रखी जाती है, और मीटर में पूछ ले तो 6 इंटू 6 मीटर की दूरी रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जब आप सभी सिट्रस के लिए कॉमन बातें हैं ये, फिर हम एक एक को पढ़ेंगे, लाइम को पढ़ेंगे, लेमन को पढ़ेंगे, मैंड्रिन यानी संतरे को पढ़ेंगे, स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा को पढ़ेंगे, पोमिलो को पढ़ेंगे, ग्रेप फ्रूट को पढ़ेंगे, वो बाद में। अभी सब जो कॉमन है, सब में कॉमन बातें लागू होती है, उन्हीं की बात चल रही है। सभी सिट्रस पौधों को लगाने के लिए गड्ढे का साइज क्या होना चाहिए, 75 घन सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 75 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। अब देखो भाई, मैंने पीछे आपको प्रवर्धन टॉपिक करवाया था, प्रोपोगेशन टॉपिक करवाया था, उसमें आपको बताया था कि जो भी सदाबहारी पौधे हैं, सदाबहारी पौधे हैं, सदाबहारी पौधों में सबके अंदर ही क्या है, पौधरोपण के लिए उपयुक्त समय मानसून होता है। कौन सा होता है, मानसून। वहीं पे प्रवर्धन की भी बात करें तो प्रवर्धन के लिए भी उपयुक्त समय कौन सा होता है, मानसून।
सदाबहारी पौधों के पौधरोपण का समय और प्रवर्धन का समय सबसे बेहतरीन समय कौन सा होता है? मानसून होता है। वैसे इतना सा ध्यान रखना है, जब पौधरोपण की बात आ जाए तब आप बोल दो कि जून जुलाई है वो उपयुक्त समय होता है, और प्रवर्धन की बात आ जाए तो समझ लो कि जुलाई अगस्त है वो ज्यादा उपयुक्त समय होता है, क्योंकि प्रवर्धन तब उतना ही अच्छा कामयाब होगा जितनी वातावरण में नमी होगी। तो जून की बजाय जुलाई में नमी बढ़ जाती है, इसलिए प्रवर्धन का समय पूछे तो जुलाई अगस्त बोलोगे, और पौधरोपण का समय पूछ ले तो जून जुलाई। और आपके सिलेबस में ज्यादातर है वो सदाबहारी फल वृक्ष है, आपके सिलेबस में ज्यादातर क्या है? सदाबहारी फल वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट अपने बात करते हैं, हम बात करें नींबू वर्गीय फल और उसके अलावा अनार। नींबू वर्गीय फल और उसके अलावा हम बात करें किसकी? अनार की। तो आप देखते हैं कि इनका जो छिलका होता है, एक चीज ध्यान रखो, अनार में आप क्या खाते हो? एरिल भाग खाते हो। कौन सा भाग खाते हो? एरिल। एरिल में भी अपने उसको क्या बोल देते हैं? जूसी सीड कोट, रस युक्त बीजावरण, रस युक्त बीजावरण, बीजावरण। ये मैं बात कर रहा हूं अनार की, अभी नींबू वर्गीय की बात नहीं कर रहा बीच में, ठीक है। एरिल भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? एरिल भाग खाते हैं, जिसको हम जूसी सीड कोट यानी रस युक्त बीजावरण बोल सकते हैं। वहीं पे अभी हम सीट्रस में पढ़ेंगे, सीट्रस में क्या खाते हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा में भी, प्लेसेंटा भी किस में बदल चुकी है? हेयर के अंदर बदल चुकी है। आप सीट्रस खाते हैं नींबू वर्गीय, ऐसे छोटे छोटे फाइबर से होते हैं जिनमें रस भरा होता है, हम उसको क्या बोल देते हैं? जूसी प्लेसेंटल हेयर, रस युक्त प्लेसेंटा रेसे, है ना। या फिर आप क्या बोल देते हैं? जूसी प्लेसेंटल हेयर, क्या बोल देते हैं? जूसी प्लेसेंटल हेयर बोलते हैं। तो आप खाते क्या है? प्लेसेंटल हेयर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम फूल की बात करें, फ्लावर की बात करें, पुष्प की बात करें, तो ये फीमेल पार्ट है और ये अंडाशय है, ये बीजांड है। ये क्या है? बीजांड। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बीजांड क्या बनाता है? बीज बनाता है। और अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है। अंडाशय के अंदर यानी फल, जब अंडाशय निषेचित होकर फल बना देता है, फ्रूट बना देता है, तब हम उसको फल या फिर क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प में कितनी भित्तियां होती है? 3 भित्तियां हम बात कर चुके हैं। एक तो बाह्य फल भित्ति, दूसरी होती है मध्य फल भित्ति, और तीसरी होती है अंतः फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति को एक्जोकार्प या एपिकार्प बोल देते हैं, एपिकार्प बोल देते हैं ना। मध्य फल भित्ति को आप क्या बोल देते हैं? मीजोकार्प बोलते हैं। और अंतः फल भित्ति को आप एंडोकार्प बोल देते हैं। तो वास्तव में फल तो पेरिकार्प होता है, वास्तव में फल कौन सा होता है? पेरिकार्प होता है। लेकिन ध्यान रहे कि सिट्रस के अंदर, नींबू वर्गीय फलों में और अनार में पेरिकार्प फल नहीं खाया जाता है, पेरिकार्प या फल नहीं खाया जाता है। तो फिर क्या खाया जाता है? देखो, ये जो मैंने बताया बीजांड, बीजांड और जो बीजांड और जो अंडाशय को, यानी बीजांड को अंग्रेजी में ओव्यूल बोलते हैं, और जो अंडाशय है उसको अपने क्या बोल देते हैं? उसको ओवेरी बोल देते हैं। इनको जो जोड़ने वाला भाग होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ेगा वो भाग क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा कहलाएगा। यानी नींबू वर्गीय फलों में अभी हमने लिखा क्या खाते हो? जूसी प्लेसेंटल हेयर, यानी न तो बीज खाते हो न ही फल खाते हो, कोई तीसरा ही भाग खाते हो, यानी प्लेसेंटा खाते हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों के अंदर कभी भी फल नहीं खाया जाता, प्लेसेंटा। ऐसे ही क्या है, अनार के अंदर बात करें तो एरिल भाग खाते हैं, लीची में भी एरिल खाते हैं। एरिल क्या होता है? न तो बीजांड का हिस्सा होता है न अंडाशय का हिस्सा होता है, बीच में ऐसी परतें होती है जो सहायक परतें होती है। उन परतों को हम क्या बोलते हैं? वो अगर रूपांतरित हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? एरिल भाग बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? एरिल। तो अनार में क्या खाया जाता है? एरिल। अब आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि सिट्रस में न तो फल खाया जाता है और न ही अनार के अंदर फल खाया जाता है। सिट्रस में प्लेसेंटा खाते हैं और अनार के अंदर एरिल भाग, और ऐसा ही लीची में हम क्या करते हैं? एरिल भाग। लेकिन अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा था? अनार और नींबू वर्गीय फलों की। अनार में देखोगे तो बाहर की लेयर आपको रेड कलर की दिखेगी, और सिट्रस के छिलके में देखोगे तो ऑरेंज कलर की आपको लेयर देखने को मिलती है। ये जो लेयर होती है इसको आप बोल देते हैं फ्लेविडो। क्या बोल देते हैं? फ्लेविडो बोल देते हैं, फ्लेविडो। इसको आप बोलोगे फ्लेविडो। तो ये बाहर वाली जो पीली पीली परत होती है उसको फ्लेविडो। इसके नीचे आपने, ऐसी बात है, सिट्रस तो खाए हैं, इसके जस्ट नीचे सफेद रंग की परत देखने को मिलती है। ये सफेद रंग की जो परत है आप इसको बोल देते हैं एल्बिडो।
एक तो सूर्य की किरणों का परावर्तन प्रतिशत होता है, उसको भी एल्बिडो बोलते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। यहाँ पे एल्बिडो इस छिलके के नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, एल्बिडो है वो कहलाता है। फिर उसके हम बात करें, आप बीच बीच में ये जो सिगमेंट होते हैं जिनको आप फाड़ियां बोलते हैं, इनमें सफेद सफेद हिस्सा आप देखते हो ना, जैसे दो सिगमेंट अलग करते हो तो बीच में से सफेद सफेद सा पार्ट होता है, वो एंडोकार्प होता है। वो कौन सा होता है, अंतःफलविती। बीच बीच में जो पपड़ियां होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोकार्प बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प है वो बोलते हैं, अंतःफलविती बोलते हैं। तो ये जो फ्लेविडो होता है ये बाह्य फलविती होती है। अभी जो मैंने फ्लेविडो बताया ये बाह्य फलविती होती है। अब आपका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि नींबू वर्गीय फलों में या अनार के अंदर जो सबसे बाहर की परत होती है या बाह्य फल बीती होती है उसको क्या बोला जाता है, तो फ्लेविडो बोला जाता है। या ऐसे पूछ लेंगे कि अनार और नींबू वर्गीय फलों में जो एक्जोकार्प होता है, पेरिकार्प का जो एक्जोकार्प बाह्य फल बीती होती है उसको क्या बोला जाता है, फ्लेविडो बोला जाता है। इसके नीचे जो सफेद सफेद परत होती है, अनार में भी होती है, लाल के जस्ट नीचे सफेद परत होती है, तो वो मीजोकार्प होता है। तो आपसे पूछ ले अनार या नींबू वर्गीय में जो मध्य फल बीती है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एल्बिडो। उसके बाद जो सिट्रस होते हैं, पिगमेंट बने होते हैं, फाड़ियां जो बनी होती है, उसके बीच में कुछ सफेद सा हिस्सा होता है, और अनार के अंदर तो एक कागज की तरह परत से भी देखने को मिलती है बीच बीच में। तो जो बीच बीच में परत देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प यानी अंतःफल भित्ति। उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, एंडोकार्प अंतःफल भित्ति के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। लेकिन बाह्य फल भित्ति के लिए क्या होता है, फ्लेविडो, और मध्य फल भित्ति के लिए कौन सा नाम होता है, एल्बिडो नाम होता है। याद रह जाएगी ये बात, अनार के लिए भी लागू होगी और सिट्रस के लिए भी लागू होगी। क्लियर है स्टूडेंट, यहां पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं है, शाबाश भाई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे और कुछ कॉमन बातों की, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ना है एक तो स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा, जिसको हम सिट्रस साइनेंसिस कहते हैं, ठीक है। एक हमें पढ़ना है संतरा, है ना। जितने भी नींबू वर्गीय फल है जिनमें सबसे ज्यादा जो लगाया जाता है और सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन होता है, यानी सबसे जो प्रधान है सिट्रस में, वो कौन सा है, मैंड्रिन, संतरा। सबसे ज्यादा रेपुटेटेड सिट्रस रेटिकुलाटा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस रेटिकुलाटा। ग्रेपफ्रूट, चकोतरा थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कस करना है हमें, इसको सिट्रस पैराडाइज बोलते हैं। लेमन, नींबू, एक तो होता है लाइम और एक होता है लेमन, दोनों में क्या फर्क होता है, एक होता है लाइम और एक होता है लेमन। देखो कहीं फोटो हुई तो दिखा देंगे, ये देखिए भाई, एक होता है लाइम और एक कौन सा होता है, लेमन। ये जो है ये हमारा लाइम है, देसी नींबू है, ये हमारा लाइम है, देसी नींबू है। आप इसे खट्टा नींबू भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, खट्टा नींबू भी बोल सकते हैं। देखो गोल होता है, पकने के बाद भी पूरा पीला नहीं होता है, कुछ पीला हो जाता है या हरे रंग में ही रहता है, हरा रंग हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो लाइम जो होता है वो गोल होता है, पकने के बाद पूरा पीला नहीं होता है, और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है वो लाइम ही पसंद किया जाता है। देसी या फिर अपने इसको क्या बोल देते हैं, खट्टा नींबू बोल देते हैं, सबसे ज्यादा इसी को पसंद करते हैं। और नींबुओं में सबसे ज्यादा रस भी इसी के अंदर होता है, नींबुओं में सबसे ज्यादा रस इसी में होता है। बाजार में जो बहुत अट्रैक्टिव होता है, दिखने में, आकर्षित करने में, है ना, क्योंकि पकने के बाद पूरा पीला हो जाता है। ये अंडाकार होता है, गोल नहीं होता, ऑब्लोंग शेप का होगा, अंडाकार, दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव होगा, इसको हम बोलते हैं लेमन बोलते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हम इसको पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पे इसको पसंद करते हैं। कोई अनजान आदमी है तो सबसे पहले इसी को पसंद करेगा, क्योंकि अनजान आदमी ही क्या है, दिखावे में धोखा खा जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये जो नींबू है दिखने में देसी नींबू जैसा है, लेकिन अंदर से काटोगे थोड़ा सा आपको येलोइश दिखेगा, और ये स्वीट लाइम है, ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, ये नहीं पसंद किया जाता है। स्वीट लाइम, मीठा नींबू होता है, हमें अच्छा ही नहीं लगता है ये, है ना, मीठा नींबू होता है। इसमें सिट्रिक एसिड की बजाय मेलिक एसिड होता है, इसलिए आपको ही पता है कि मेलिक एसिड को स्वीट एसिड कहते हैं। जो मेलिक अम्ल है उसको क्या कहा जाता है, मीठा अम्ल कहा जाता है, तो इसमें मेलिक एसिड होता है। और सिट्रस हम किस लिए खाते हैं, खट्टेपन के लिए खाते हैं, इसमें कुछ विशेष खट्टापन है ही नहीं, इसमें विशेष खट्टापन है ही नहीं, इसलिए हम पसंद इसको नहीं करते हैं ना। कुछ रीजन में तो लोग इसका नाम पेप्सी बोलते हैं कि पेप्सी नींबू है ये, है ना, कम खट्टा है भाई, पेप्सी नींबू है, तो ऐसा भी लोग इसको बोल देते हैं, लेकिन ये ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे साइंटिफिक नेम की, तो लेमन का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस लेमोन, और एसिड लाइम देसी नींबू या खट्टा नींबू सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। नींबुओं में सबसे फेमस यही है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। स्वीट लाइम मीठा नींबू जिसको सिट्रस लाइमेटा बोल देते हैं या लाइमेटोइडस बोल देते हैं,
सिट्रस लाइमेटा या फिर क्या बोल देते हैं, सिट्रस लाइमेटोइडस इसको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पुमिलो। पुमिलो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, इसको सिट्रस ग्रांडिस या सिट्रस मैक्सिमा बोल देते हैं। साइज में बड़ा होता है, माल्टा की तरह होता है, तभी नाम मैक्सिमा पड़ा, सिट्रस मैक्सिमा या सिट्रस ग्रांडिस। रंगपुर राइम को छोड़ो, ये रूट स्टॉक के रूप में काम में लेते हैं, दक्षिणी भारत में बात करेंगे जब मूल वृंतों की बात करेंगे, अभी इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम सभी सिट्रस के उद्गम की बात कर लेते हैं। लाइम और लेमन का तो उद्गम भारत है भाई, है ना। वहीं पे मैंड्रिन की बात करें, संतरा की बात करें, तो संतरा का जो उद्गम है वो है साउथ चाइना, दक्षिणी चीन है। वहीं पे हम माल्टा के उद्गम की बात करें तो माल्टा का उद्गम कौन सा है, चाइना। एक माल्टा के अंदर मौसम्बी है, एक किस्म कौन सी है, मौसम्बी है। इस मौसम्बी का जो उद्गम है वो मोजम्बिक्यू है, मोजम्बी कुआ। मोजम्बिकुआ एक देश है जिसको मोजम्बिक्यू भी बोल देते हैं। तो मोजम्बिकुआ जो देश है वहां से मौसम्बी का उद्गम है, सिर्फ मौसम्बी किस्म पूछे तो। बाकी स्वीट ऑरेंज के लिए हम बोलेंगे कि चाइना, यानी माल्टा का उद्गम कौन सा है, चाइना। उमिलो का है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है। उमिलो का दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया है। ग्रेप फ्रूट की बात करें, ग्रेप फ्रूट को आप चकोतरा बोल देते हैं, चकोतरा, चकोतरा बोल देते हैं, ब्रेकफास्ट फ्रूट बोल देते हैं, तो वो तो बाद की बात है, लेकिन चकोतरा बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में। इसका जो उद्गम है वो कौन सा है, वेस्ट इंडीज है। कौन सा उद्गम है इसका, वेस्ट इंडीज है। तो ये हो गई भाई नींबू वर्गीय फलों की जो सामान्य जानकारी है ना। जो कॉमन पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक कॉमन पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है और जहां से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। वो कौन सा है कि कौन से नींबू वर्गीय फल में कितना टीएसएस होता है और कितना अम्ल होता है। सबसे पहले हम बात करें लाइम और लेमन की, तो टीएसएस कोई नहीं पूछेगा, लाइम लेमन का कोई टीएसएस नहीं पूछता है, छोड़िए, है ना। हमें जो लाइम लेमन में याद रखना है वो याद रखना है कि लाइम के अंदर और लेमन के अंदर एसिड परसेंटेज कितना होता है। दोनों के अंदर ही 0.55% क्या है, आपको एसिडिटी परसेंटेज देखने को मिलता है। लाइम में भी 0.5%, लेमन में भी 0.5% एसिडिटी अम्लता प्रतिशत है वो देखने को मिलता है। लेकिन जूस की बात करें, रस की बात करें, तो मैंने कहा था लाइम में रस ज्यादा होता है, देसी नींबू में रस ज्यादा होता है। कितना होता है, 35 से 50%। वहीं पे लेमन में रस की बात करें तो लेमन में रस कितना होता है, 25 से 30% ही रस होता है, 25 से 30% रस होता है। तो ज्यादा किसमें होता है, लाइम होता है। अब देखो, मैंड्रिन बोले तो संतरा, स्वीट ऑरेंज बोले तो माल्टा, इनका हमें टीएसएस भी याद रखना है और उसके अलावा अम्ल का प्रतिशत भी याद रखना है, जूस प्रतिशत भी याद रखना है। और अब देखो कौन सा सिट्रस है वो खाने में कितना अच्छा होगा, वो उसके शर्करा अम्ल अनुपात पर निर्भर करेगा, शर्करा अम्ल अनुपात पर निर्भर करता है। तो ये भी हमें याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें, संतरा का टीएसएस होता है 10 से 12 डिग्री। कितना होता है, 10 से 12। एक्यूरेट पूछ ले तो आपको 10 बताना है, बीच की वैल्यू नहीं बतानी है। यहां पे कारण है इसका, क्योंकि बहुत सारी जातियों के अंदर मोस्ट ऑफ में 10 है, कुछ में 12, इसलिए 10 से 12। तो जो मैंड्रिन होता है, संतरा होता है, उसमें टीएसएस कितना होता है, 10 से 12 डिग्री ब्रिक्स होता है। वहीं पे हम अम्लता की बात करें तो 0.40% अम्लता देखने को मिलती है। वहीं पे हम बात करें संतरा में रस कितना होता है, तो 45% है वो रस देखने को मिलता है। वहीं पे शर्करा अम्ल की अनुपात की बात करें तो शर्करा अम्ल अनुपात कितना होता है, 8:1 होता है। शर्करा अम्ल अनुपात 8:1 होता है, याद रखना है अच्छे से। स्वीट ऑरेंज माल्टा की बात करें तो माल्टा में भी टीएसएस 10 से 12, एक्यूरेट पूछ ले तो आप 10 बताओगे। अम्ल प्रतिशत पूछ ले तो अम्ल प्रतिशत कितना होता है, 0.35% होता है। कितना होता है, 0.35%। रस कितना होता है, 33 से 45% के बीच होता है। और शर्करा अम्ल अनुपात कितना होता है, 8:1। लेकिन मौसम्बी जो किस्म है माल्टा की किस्म है मौसम्बी। आप देख लो सिट्रस में, नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा जूस बनाने के काम आती है मौसम्बी, सबसे ज्यादा जूस बनाने के काम आती है मौसम्बी, क्योंकि मौसम्बी का शर्करा अम्ल अनुपात बहुत अच्छा है। कितना होता है, 30:1 होता है।
शर्करा अम्ल अनुपात कितना होता है? 30:1 होता है, इसलिए मौसम्बी का जूस बनता है। बाकी किसी भी सिट्रस से जूस बनाओगे तो वो खट्टा लगेगा, पीने में इतना मजेदार नहीं लगेगा। आपसे पूछ ले मौसम्बी ही जूस के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती है, आप बोलोगे शर्करा अम्ल अनुपात बहुत बेहतरीन है, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये नींबू वर्गीय फलों की सामान्य जानकारी होगी, कल एक एक नींबू वर्गीय फल को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। कुछ सामान्य जानकारी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में रखेंगे अपने लास्ट में, जो थोड़ी डीप में है, गहराई है। जिसका पढ़ने का मन करे वो पढ़ लीजिएगा, जिसका नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।